नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम चर्चा में आ चुका है और इस बार ईवीएम को लेकर कुछ ज्यादा ही बवाल मचा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आकर ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन सभी के जुबान पर बस एक ही नारा है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक मशीन के खिलाफ इतने सारे लोग सड़क पर आ गए हैं। सिर्फ आम जनता ही नहीं, अब तो शरद पवार जैसे दिग्गज नेता भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में वकील भी जुड़ चुके हैं। फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना एक डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। पर कमाल यह है कि ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह तो खुलेआम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है और आज की तारीख में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। मतलब ये है इलेक्शन कमीशन और सरकार आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं, यही षड्यंत्र है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये वकील इलेक्शन कमीशन पर इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमानदार है तो वो क्यों नहीं इन एलिगेशंस को लीगली चैलेंज करता है? कहीं ऐसा तो नहीं ईसीआई खुद ईवीएम से वोटों की धांधली में मिला हुआ है? और अगर ये सच है तो इसका हमारी और आपकी जिंदगी पर किस तरह प्रभाव पड़ सकता है, आइए दोस्तों समझते हैं आज की इस वीडियो में। ईवीएम को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। इंडिया गठबंधन ने ईवीएम के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए #ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही जानेंगे ये ईवीएम क्या है, ये काम कैसे करता है, इसे भारत में क्यों लाया गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी या ये सिर्फ एक अफवाह है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसा इन वकीलों का दावा है कि ईवीएम को मैनिपुलेट करके एक पार्टी को जिताया जा सकता है, ये कितना सच है और कितना झूठ। और अंत में हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम से चुनाव कराना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ईवीएम क्या है, इसे समझने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन होने का क्या प्रोसीजर है। भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनती है और फिर बाद में वही शख्स लोकसभा में जाके हम लोगों को यानी वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। हर स्टेट में कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में एक सीट आती है और इस कुर्सी के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफी सारे कैंडिडेट्स आपस में चुनाव लड़ते हैं। भारत में इस चुनाव का नतीजा निकालने के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड को अपनाया जाता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट को जिसे बाकी सभी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले लीजिए और मान लीजिए यहाँ 2 करोड़ वोटर हैं और वहाँ 4 नेता आपस में लड़ रहे हैं, मेरा मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। अब मान लीजिए इनमें से एक को 20 लाख, दूसरे को 25 लाख, तीसरे को 30 लाख और चौथे को 1.5 करोड़ वोट ईवीएम की वजह से मिल जाते हैं, तो वही जो चौथा कैंडिडेट होता है उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। इस मेथड में जरूरी नहीं होता है कि कैंडिडेट्स को मेजॉरिटी वोट मिले। अगर एक कैंडिडेट को बाकी सभी कैंडिडेट से ज्यादा वोट्स मिले हैं तो उसकी कुर्सी पक्की हो जाती है। इसी तरह से जो भी पार्टी कुल मिलाकर 272 लोकसभा की सीट्स जीत लेती है या फिर किसी पार्टी से अलायंस यानी गठबंधन करके 272 सीट्स जुटा लेती है तो भारत में उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट्स जीती थी और उसने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पूरे देश में चुनाव को कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के संविधान ने दी है। वोट डालने से लेकर उन वोटों को सलामती से रखना, उनकी सही गिनती करना और फिर सही फैसला सुनाना, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंधों पर होती है। पहले ईसीआई इस तरह इलेक्शन कराता था, वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कई जगह पर कैंप्स लगाता था और फिर सुबह से लोग कतारों में लगकर वोट डालने जाते थे। तो बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के आगे मुहर लगाते थे और फिर उस बैलेट पेपर को एक कोने में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डालना होता था। ये सब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक होता था। फिर उस बैलेट बॉक्स को कैंडिडेट्स के सामने सील किया जाता था और फिर ट्रक्स के जरिए ईसीआई के पास पहुंचा दिया जाता था। फिर इन वोट्स की काउंटिंग होती थी। काउंटिंग के वक्त हर पार्टी का एक बंदा वहां पर मौजूद रहता था और उसी की निगरानी में सारी काउंटिंग होती थी ताकि कल को ये ना कहा जा सके कि ईसीआई ने काउंटिंग गलत तरीके से करी या फिर गलत रिजल्ट डिक्लेयर किया। एक बार जब काउंटिंग पूरी हो जाती है तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये सब सुनने में जितना आसान और सिंपल लगता है उतना एक्चुअली में था नहीं।
ये सब करने में ईसीआई को महीनों लग जाता था और काफी सारा पैसा भी खर्च होता था और उसी के साथ कागज की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी सारे पेड़ों की भी कटाई करनी पड़ती थी। और तो और पहले तो ये भी देखने को मिला है, जब ये ट्रक सील्ड बैलेट बॉक्स लेके जा रहे होते थे तो उन्हें रास्ते में गुंडे रोक लेते थे और फिर अपने साथ लाए हुए डुप्लीकेट बैलेट बॉक्स के साथ बदल देते थे और ऐसे में उस कैंडिडेट की जीत होती थी जिसने गुंडों के साथ मिलकर ये कारनामा रचा होता था। आई एम श्योर ये सुनकर आपको थोड़ा फिल्मी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हकीकत में होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी किसी गांव में तो ईसीआई के कैंप्स पर भी हमला बोलकर अपना अधिकार जमा लेते थे और फिर लोगों से जबरदस्ती उसी पार्टी को वोट डलाते थे जिन्हें वो जिताना चाहते थे। बूथ कैप्चरिंग कहते थे इसको। और इस सभी को बदलने के लिए भारत में ईवीएम को लाया गया। ईवीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में ईवीएम्स दो कंपनीज मिलकर बनाती हैं, एक भारत कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड हैं। शुरू में ईवीएम के दो मेन कंपोनेंट हुआ करते थे, एक बैलेट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट मशीन का वो पार्ट होता था जिसमें पार्टीज के सिंबल और कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते थे और उसी के सामने वोट करने के लिए एक बटन भी दिया होता था। कंट्रोल यूनिट मशीन का वो हिस्सा होता था जिसमें वोट पड़ने के बाद डेटा सेव होता था। इमेजिन करके देखिए, आप वोट करने गए हो और आपने पार्टी ए का बटन दबाया है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है उस वोट को रिकॉर्ड कर लेना। इसको लाने के बाद बैलेट बॉक्स से नहीं बल्कि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट से डेटा निकाला जाता था। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट पड़ते थे वही कैंडिडेट जीत जाता था। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के कई फायदे हुए। पहला तो ये कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जल्दी आने लगे, क्योंकि सीयू में ऑलरेडी डेटा क्लासिफाई होके ही सेव होता है, इसलिए उसे सिर्फ देखना होता है। दूसरा, बैलेट पेपर के लिए अब हमें पेड़ों को काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पहले से कई गुना बेहतर सेफ्टी मेजर्स इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि ये सिर्फ ईसीआई को ही पता होता था कि ये मशीन्स किस तरह से वर्क करती हैं, तो अगर कोई बूथ कैप्चरिंग करके इन मशीन्स को मिसयूज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता था, और अगर इन मशीन से किसी और मशीन को बदलना भी चाहे तो वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हर मशीन की एक यूनिक आईडी होती थी जिसकी जानकारी सिर्फ ईसीआई को होती थी। साथ ही में इन मशीन्स को ट्रैक भी किया जा सकता था। यानी अगर देसी भाषा में कहें तो ईसीआई ने ईवीएम्स लाकर एक तीर से कई निशाने वाला काम किया था। अब बात कर लेते हैं कि कैसे ईसीआई ने ईवीएम्स पर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए क्या क्या किया था। सबसे पहले चुनाव होने से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर ईवीएम्स का चेकअप कराया जाने लगा। इसे फर्स्ट लेवल चेक कहा जाता था। इसमें ईसीआई वाले सबके सामने मशीन में वोट डालकर चेक कराते थे कि जिसे वोट डाला गया है उसी को वोट मिल रहा है या नहीं। तो जिसे जितने वोट डाले जाते थे उसे उतने ही वोट मिलते थे, ना एक कम होता था ना एक ज्यादा। ये होने के बाद एक बार फिर ट्रस्ट बना रहे, इसलिए जब वोटिंग बूथ पर मशीन्स को उतारा जाता था तो वहां पे जो भी पोलिंग ऑफिसर होता था वो मशीन में 50 वोट डालकर चेक करता था कि मशीन सही वर्क कर रही है या नहीं। उसके बाद ही चुनाव के लिए मशीन रेडी होती थी। हालांकि शुरू में ईवीएम बहुत जल्दी फोर्स में नहीं लाया गया, धीरे धीरे करके लाया गया था। पहले 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाया गया, फिर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लाया गया और फिर 2006 में सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम से इलेक्शन होने लगे। चुनाव हो रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। बूथ कैप्चरिंग और रैगिंग जैसे मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली। कुल मिलाकर सब ठीक ही चल रहा था, पर फिर लोगों को ईवीएम्स की कुछ खामियां भी नजर आना शुरू हुई। दोस्तों, किसी भी इलेक्शन प्रोसेस के लिए ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी होता है, और वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर वो फॉर्मूला काम कर रहा है तो प्रोसेस अच्छा है, और अगर वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है तो प्रोसेस सही नहीं है। और वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, माई वोट शुड बी कास्टेड एज आई वोटेड, माई वोट मस्ट बी रिकॉर्डेड एज आई कास्टेड, एंड माई वोट मस्ट बी काउंटेड एज रिकॉर्डेड। यानी सरल भाषा में कहें तो मैंने जिसे वोट दिया उसे ही वोट पड़ना चाहिए, मैंने जो वोट डाला वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो रिकॉर्ड हुआ है वही काउंट होना चाहिए। जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब ये फॉर्मूला काम करता था। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ट्रू ही रहता था, क्योंकि तब हम अपने वोट को फिजिकली पेपर पर देख सकते थे, फिर उसे बैलेट बॉक्स में डालते थे, और आगे की ये प्रोसेस फुलफिल हो इसकी जिम्मेदारी ईसीआई की होती थी। पर ईवीएम आने के बाद ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। जी हाँ, ईवीएम आने के बाद ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। जिस किसी ने भी 2010 से पहले ईवीएम से वोट किया है वो मेरी बात को समझ सकता है, क्योंकि आप वोट डालकर आ जाते थे लेकिन वो वोट सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं इसकी जानकारी आपको नहीं होती थी, और ये एक डाउट रहता था कि मैंने जिसे वोट डाला है उसी को वोट मिला है या नहीं, कहीं मेरा वोट किसी और को तो नहीं चला गया, और अगर किसी और को चला भी गया है तो मैं उसका पता कैसे लगाऊं। यानी इसमें तो दिक्कत है।
अब जब लोगों को समझ आया तो उन्हें एहसास हुआ कि ईवीएम लाने से भले ही क्यों ना लाख फायदे हुए हों, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो खत्म हो गई। अब क्या ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज करके चुनाव होने दें? लेकिन एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स ने सोचा ऐसा करना सही नहीं होगा, और उसके बाद ही जब सबने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाई तभी ईसीआई ने इन सारी बातों को कंसीडर किया और मार्केट में इंट्रोड्यूस किया वीवीपैट को। वीवीपैट बोले तो वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी अब बैलेट यूनिट पर आप जिस भी पार्टी का बटन दबाएंगे, पास में रखी वीवीपैट मशीन उस पार्टी की पर्ची प्रिंट कर देगी। तो पर्ची देखकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपने जिसे भी वोट दिया है वोट उसी को पड़ा है, कोई गोलमाल नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी नहीं, वीवीपैट लाने से सिस्टम में उल्टा बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये वीवीपैट है क्या, क्योंकि उसके काम करने के तरीके को अगर आप एक बार जान गए तो आप खुद ही समझ जाओगे कि लॉयर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। वीवीपैट एक तरह का मिनी कंप्यूटर ही है जिसे ईसीआई स्टैंड अलोन एंड वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन बताता है। फिर से सुनिए स्टैंड अलोन एंड वन टाइम प्रोग्रामेबल वर्ड्स को, क्योंकि इन्हें समझना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी की डिक्शनरी में स्टैंड अलोन का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जिसे बिना किसी नेटवर्क से कनेक्ट किए हुए चलाया जा सके। इसलिए ईवीएम में ना इंटरनेट है, ना वाईफाई है, ना ब्लूटूथ, वो बस एक केबल वायर से कनेक्ट होकर चलता है। इसलिए ईसीआई कहता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन मशीन है। और बात रही वन टाइम प्रोग्रामेबल की, तो उसे समझने के लिए आई थिंक आपको ये समझना होगा कि वीवीपैट अपना काम कैसे करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि वीवीपैट एक कंप्यूटर मशीन है, तो हर कंप्यूटर की तरह वो भी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझती है। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए। जब आप अपने फोन में अलार्म सेट करते हो तो फोन में पहले से ही प्रोग्राम्स पड़े होते हैं कि उसे जब जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो उसे पूरा करे और उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने में कोई भी देरी ना करे। ठीक इसी तरह वीवीपैट को भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कब कौन सा बटन दबाने पर उसे किस पार्टी की पर्ची प्रिंट करनी है और कितनी पर्ची प्रिंट करनी है और उसे कितनी देर तक शो करना है। वीवीपैट ये काम फुल एफिशिएंसी के साथ करे, इसलिए इंजीनियर्स उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। कौन से इंजीनियर्स? सरकार के द्वारा चुने गए इंजीनियर्स। 50% ईवीएम बीईआई बनाती है और 50% ईसीआईएल। इसलिए ईसीआई का कहना है कि दोनों में अलग अलग सोर्स कोड पड़े होते हैं, एंड बाय सोर्स कोड आई मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें प्रोग्राम से भी रिफर किया जाता है। नाउ हमने अभी तक जो भी समझा है उसको एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। जब आप वोट देने जाते हो और पार्टी ए का बटन दबाते हो तो बैलेट यूनिट में लगी हुई केबल वीवीपैट को इंस्ट्रक्शंस देती है और वीवीपैट उसी पार्टी की पर्ची को प्रिंट कर देता है। फिर वीवीपैट इस पर्ची को 7 सेकंड तक शो करता है, फिर इस मैसेज को सीयू में पहुंचा देता है। सीयू इस वोट को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे एज 1 वोट मार्क्ड काउंट कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका स्मार्टफोन हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, इन सब में माइक्रोचिप्स लगी होती हैं और यही माइक्रोचिप्स इन मशीनों का ब्रेन होती हैं। यानी मशीन्स को क्या करना है, कब करना है, ये सब इन्हीं माइक्रोचिप्स में फीड होता है। लेकिन इन माइक्रोचिप्स में तब तक जान नहीं आती है जब तक इंजीनियर्स इसमें सोर्स कोड नहीं इंस्टॉल कर देते। एक बार सोर्स कोड इंस्टॉल हो जाता है, फिर उसके बाद ये मशीन्स उसी तरह से काम करती हैं जिस तरह का इसमें प्रोग्राम डाला गया हो। अगर प्रोग्राम है कि एक बटन दबाने पर एक पर्ची प्रिंट करनी है तो वो एक बार में एक ही पर्ची प्रिंट करेगा, लेकिन अगर प्रोग्राम बदल दिया जाए तो वो एक या दो पर्ची भी प्रिंट कर सकता है। पर ईसीआई का दावा करना है कि वीवीपैट वन टाइम प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही प्रोग्रामिंग करी जा सकती है। और ईसीआई ने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी बता रखा है कि अगर इसमें दोबारा कोई प्रोग्रामिंग करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जिस कंपनी में ये मैन्युफैक्चर होते हैं वहां के एम्प्लॉयज को भी नहीं पता होता है कि ये मशीन्स कहाँ जाएंगी, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। खैर, ये तो ईसीआई का कहना है, लेकिन अब मैं आपको सच से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। वीवीपैट के अंदर जो माइक्रोचिप लगी होती है वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होती है। आई रिपीट, वो माइक्रोचिप जो वीवीपैट के अंदर लगी होती है वो इंडिया में नहीं बनती है। उसे एनएक्सपी सेमीकंडक्टर नाम की एक यूएसए की कंपनी बनाती है। और अगर एनएक्सपी की माने तो उनकी चिप्स वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं होती हैं, बल्कि उस पर दोबारा से प्रोग्राम डाला जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है बिना उसे फिजिकली हार्म किए हुए। और तो और उसमें ऐसा भी प्रोग्राम डाला जा सकता है जो एक पार्टी को ही जिताएगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, मैं वो भी समझाता हूँ। पहली बात तो ईसीआई का कहना है वो चिप्स वन टाइम प्रोग्रामेबल होती हैं, पर जिस कंपनी से ये वो माइक्रोचिप्स खरीद रहे हैं फिर वो क्यों दूसरी बात बोल रही है? ऐसे में कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच? आखिर हम किस पर भरोसा करें?
दूसरी बात, अगर वो चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई भी बाद में चाहे तो हेरफेर कर सकता है और उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकता है जिससे इलेक्शंस के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जा सके। माधव देशपांडे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने द वायर के साथ इंटरव्यू में इस चीज को एक्सप्लेन भी किया है कि इस चीज को कैसे किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, वीवीपैट पे जब कैंडिडेट्स का डेटा अपलोड करते हैं तो अगर उस पर किसी भी कैंडिडेट के सामने एस्टरिस्क लगा दिया जाता है तो हर तीसरा, पांचवा और सातवां वोट उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके आगे स्टार का साइन लगा होगा। लेकिन अब आपके मन में आया होगा कि अगर ऐसा है तो जब मैं पार्टी ए को वोट करता हूं तो वीवीपैट को भी पार्टी बी की पर्ची प्रिंट करनी चाहिए। जी नहीं, इसके लिए भी एक प्रोग्राम है, या यूं कहें जुगाड़ है। जब आप किसी भी पार्टी को वोट करोगे तो वीवीपैट भी उसी की पर्ची प्रिंट करके दिखाएगा। लेकिन वीवीपैट आगे जब कंट्रोल यूनिट को मैसेज देगा तो वो उसमें हेरफेर कर देगा और कंट्रोल यूनिट भी वही रिकॉर्ड कर लेगा, क्योंकि ईसीआई कंट्रोल यूनिट से रिकॉर्ड हुए डेटा के आधार पर ही विजेता घोषित करती है। इसलिए वो कैंडिडेट जीत भी जाएगा और इतनी सफाई से काम होगा कि किसी को कोई शक भी नहीं होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है ईवीएम से वोटों की धांधली करने का, लेकिन ईवीएम को कई और तरीके से भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि एक तरीका भानु प्रताप सिंह ने दिखाया है। उन्होंने 3 पार्टीज ली जिनका साइन था एप्पल, बनाना और पपाया। 3 लोगों से एप्पल को वोट पड़वाया और वोट डालते समय वीवीपैट ने भी यही दिखाया कि हाँ, 3 वोट एप्पल को पड़े हैं। पर जब वीवीपैट को खोला गया तो पता चला कि एप्पल को 3 वोट पड़ने के बाद भी सिर्फ एक ही वोट मिला, वहीं बनाना को 2 वोट चले गए। ये गड़बड़ है बाबा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि वीवीपैट में प्रोग्राम डाल दिया गया था, जब कोई शख्स एप्पल को वोट करेगा तो पहला वोट तो उसे ही पड़ेगा और फिर उसके बाद जब कोई वोट करेगा तो वीवीपैट तो यही दिखाएगा कि हाँ, उसे ही वोट हुआ है। लेकिन लाइट बंद होने के बाद वीवीपैट उसमें दूसरी पर्ची प्रिंट कर देगा। एक बार फिर इतनी सफाई से काम हुआ कि काम भी हो गया और शक की कोई गुंजाइश भी नहीं रही। और इसका फायदा दुगना है, जितना ज्यादा वोट एप्पल को पड़ेगा, बनाना उतनी ही ज्यादा मेजोरिटी से जीतेगा। लेकिन वीवीपैट को लेकर सिर्फ यही विवाद नहीं है दोस्तों, वीवीपैट के अंदर एक रियल टाइम क्लॉक भी लगी होती है। और ये क्लॉक किस लिए लगी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही इसका जवाब है। पर भानु प्रताप सिंह का ऐसा आरोप लगाना है कि ये रियल टाइम क्लॉक इसलिए लगी होती है कि इसमें टाइम सेव कर दिया जाता है कि 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जितने भी वोट्स पड़े वो एक पार्टी को सेंड कर दिए जाएं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फर्स्ट लेवल चेकअप के दौरान इन सब चीजों को क्यों नहीं पता लगाया जा सकता, क्यों पार्टीज के भेजे लोग इन सब चीजों को नहीं पता लगा पाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी की साइड ले लेती है तो वो ग्राउंड पे चेकअप होने के लिए उन मशीन्स को भेजता है जो मशीन्स एकदम सही काम कर रही होती हैं, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। और हेमंत पाटिल की माने तो सारी मशीन्स को नहीं, अगर सिर्फ 5% मशीन्स को भी मैनिपुलेटिव रिजल्ट्स देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है तो उससे पूरे इलेक्शंस पे इफेक्ट दिख सकता है। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां सबको लगता है कि पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है, तो उस एरिया में अगर ऐसी ईवीएम्स को उतार दिया जाए जिससे वोटों की धांधली पॉसिबल हो तो चांसेस है कि बजाय टक्कर होने के उस पार्टी का कैंडिडेट आसानी से जीत जाएगा जिसे प्रोग्राम जिताना चाहे। सरप्राइजिंगली अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 2019 लोकसभा चुनाव को जब डीपली एनालाइज किया तो उनकी खोज में यही निकला कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस और भाजपा की कड़ी टक्कर होनी थी वहां बीजेपी बहुत ज्यादा वोटों के शेयर से जीती है। और तो और आगे उन्होंने उसी इलेक्शन में हुए एक और स्कैम पर चर्चा करी है कि कैसे जानबूझकर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो इसलिए उन्हें जानबूझकर लिस्ट से ही निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी कोई सुनवाई नहीं करी है। यही नहीं, 2019 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर डेटा शीट ऑफ टोटल वोट्स का जब डेटा उसने शेयर किया तो द क्विंट में काम करने वाले एक एक्सपर्ट ने उसे एनालाइज किया और उन्होंने पाया 343 लोकसभा सीटों पर जितने वोट्स पोल हुए थे उससे ज्यादा वोट्स टोटल काउंट में रिकॉर्ड हुए हैं। यानी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 करोड़ वोटर्स ने वोट किया है तो उसमें 12,000 वोट्स एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं। और किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां 50 लाख वोटर्स ने वोट डाले हैं वहां से 5,000 वोट्स गायब हैं। और ऐसा 1-2 सीट पर नहीं बल्कि 343 सीटों पर हुआ है। लेकिन अगर ईवीएम मशीन्स अपना काम सही से करती हैं तो जितने वोट्स पोल होते हैं उतने ही टोटल काउंट में भी आते हैं, ज्यादा या कम नहीं आते हैं।
जब द क्विंट ने ईसीआई को इस बात की खबर दी तो बजाय उसके जवाब देने के ईसीआई ने उस फाइनल डेटा शीट को ही अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया और बाद में कोई जवाब देने से भी इनकार कर दिया। पर ये पहली बार थोड़ी ना था। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ईसीआई ना किसी को जल्दी जवाब देता है और ना किसी की सुनने को तैयार होता है, बस मन मर्जी करता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक इंजीनियर ने ईवीएम को हैक करके दिखाया था, लेकिन ईसीआई ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि ये एक प्रोटोटाइप मशीन है, असली ईवीएम ऐसी नहीं होती हैं। और जो हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी भी एक नहीं सुनी। पर ये वही ईसीआई है जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है कि है किसी में दम तो आकर हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाए। हम उसे खुली चुनौती देते हैं, पर फिर जब भानु प्रताप सिंह जैसे लोग खुलेआम कहते हैं कि हाँ हमें ईवीएम दो, हम उसे हैक करके दिखाएंगे, तो ईसीआई चुप्पी साध लेता है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने 6 महीने पहले ईसीआई से कुछ समय मांगा था। उन्हें कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए थे, लेकिन ईसीआई वाले उनसे भी नहीं मिलना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि यहाँ पर विपक्ष की पूरी गलती है। वो हर बार चुनाव हार जाने के बाद ही क्यों कहती है कि ईवीएम हैक था, ईवीएम को टेम्पर किया गया था, इसलिए बीजेपी जीत पाई। ऐसे में वो सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं इन सारी बातों के। जब तुम हार गए हो तो कह रहे हो खेल सही तरीके से नहीं हुआ था। और ये बात सही भी है। अगर विपक्ष को इतना ही विश्वास है कि बीजेपी ईवीएम हैक करती है तो चुनाव से पहले उसका विरोध क्यों नहीं करते? एक बार चुनाव हो गया फिर क्यों माथा पीट रहे हो? और चुनाव के बाद रोना रोने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और कई सारे ईवीएम के सपोर्टर्स ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर ऐसा है कि बीजेपी ईवीएम को हैक करती है तो वो सारे राज्यों में क्यों नहीं जीत जाती? 5 राज्यों के रिजल्ट्स अभी हमारे सामने आए थे, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीता था, बाकी 2 में विपक्ष ने। तो फिर ऐसा क्यों है कि वहां पर बीजेपी ने ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब भानु प्रताप सिंह ने बहुत अच्छे से दिया है कि बीजेपी हर राज्य में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो हटा ही दी जाएगी, क्योंकि तब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग ईवीएम हैक करते हैं। खैर, अब तक आप लोगों को ये समझ आ ही गया होगा कि ईवीएम से चुनाव कराना ज्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन हद तो तब हो गई जब श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिला। चलो मान लिया कि उसके सपोर्टर्स ने उसको धोखा दे दिया, उसकी फैमिली से भी किसी ने भी उसको वोट नहीं दिया, यहाँ तक उसकी वाइफ ने भी उसको वोट नहीं दिया, लेकिन उसने खुद को तो वोट दिया होगा। तो वो वोट आखिर जमीन निकल गई या आसमान? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। और ईसीआई हमेशा चाहता है कि चुनाव ईवीएम से ही हो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया है। अरे अगर ईवीएम इतना ही बढ़िया है तो उसे बनाने वाली कंट्रीज यूएसए और जापान उसे अपने यहाँ इलेक्शंस में क्यों नहीं इस्तेमाल करती हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कोई भी मशीन जो एक प्रोग्राम पर चलती है उसे मैनिपुलेट करना आसान होता है। इनफैक्ट जर्मन कोर्ट ने इसी आर्गुमेंट पे 2008 में ईवीएम्स के खिलाफ एक वर्डिक्ट निकाला था, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि इलेक्शन में जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए वो ईवीएम की वजह से नहीं होती है, और साथ ही साथ ईवीएम से नतीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। नीदरलैंड और आयरलैंड में भी पहले ईवीएम से ही चुनाव होते थे, लेकिन वहां की जनता भी ईवीएम से उतना ही डिससैटिस्फाइड थी जितनी भारत की जनता आज के टाइम पर है। और वहां भी यही दिक्कत थी, ईवीएम्स इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को किल करते हैं, और अंत में वहां से भी ईवीएम्स को हटा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि इन सब कंट्रीज से ईवीएम को ऐसे ही हटा दिया गया था, उन्हें समझ आ गया था कि ईवीएम के साथ सीरियस इश्यूज हैं। पर ईसीआई से जब ये कहो तो वो कहता है कि बाहर देशों में यूज करी जाने वाली ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं थी, उन्हें नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ता था, इसलिए वो हैक हो जाती थी और इसीलिए उनका यूज बैन कर दिया गया है। पर भारत में जो ईवीएम है वो एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसलिए उसे हैक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना सारा एम्पल एविडेंस मौजूद है कि एक स्टैंड अलोन मशीन होने के बावजूद भी उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें प्रोग्राम डाल के नतीजे बदले जा सकते हैं। तो फिर वो ईवीएम पर क्यों अड़ा हुआ है? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ईसीआई ईवीएम की साइड क्यों ले रहा है। ईसीआई का काम है देश में चुनाव कराना, और इस तरह से कराना कि हर भारतीय नागरिक को उस पर पूरा भरोसा हो। आज लाखों लोग ईवीएम से वोट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ईसीआई ना उनकी बात सुन रहा है ना कोई जवाब दे रहा है। कहीं ना कहीं उस पर भी बीजेपी इफेक्ट आ ही गया है। दोस्तों, बीजेपी इफेक्ट मतलब जनता गला फाड़ती रहे, चिल्लाती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, चाहे वो भले ही क्यों ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। और शायद ये इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ईसीआई का जो मेन ऑफिसर होता है उसे अपॉइंट करने की ताकत बीजेपी के पास ही है। जी हाँ, पहले सदन में बिल लाया गया जिसके चलते आज मेन ऑफिसर को 3 लोग ही चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर। अब इनमें 2 तो बीजेपी के ही हैं। ऑपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया अब लाख कहता रह जाए, कल को अगर बीजेपी चाहे तो बाबा रामदेव को भी ईसीआई का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना सकती है। और इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। चंडीगढ़ में हुए मेयरल चुनाव में जो हुआ वो हम सब ने देखा ही है
कि कैसे बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के एक मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया और फिर उसी ने बाद में चीटिंग करके अपने पार्टी के ही नेता को जिता दिया और ओपोजिशन के 8 वोट्स को रिजेक्ट भी कर दिया। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी घोषित किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी। अब इसको देखकर मन में यही आता है कि क्या बीजेपी अब इस हद तक गिर गई है? इसका मतलब तो यह है कि सच में लोकतंत्र खतरे में है। यही नहीं, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर EAS शर्मा ने बहुत समय पहले एक लेटर ECI को लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ECIL जो कि वो PSU है जो EVM बनाती है, उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी के ही मेंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सोर्स कोड जो वीवीपैट मशीन में डाला जाता है उसकी पूरी जानकारी इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रहती है। अगर इन्हें रहती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी रहती होगी, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि आम जनता को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। हालांकि लॉयर्स ने एक पिटीशन फाइल की थी कि सोर्स कोड की एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए जिससे देश की जनता का विश्वास बना रहे कि हाँ, देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सुनवाई नहीं की। अगर इसका एक ऑडिट हो जाता तो ईवीएम को लेकर जो मन में शंका है वो दूर हो जाती, लेकिन इसकी वजह से ECI नहीं चाहता है कि इसका ऑडिट हो। सरप्राइजिंगली जब से मोर्चा शुरू हुआ है तब से ECI ने EVM के एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खत्म करना शुरू कर दिया है और जगह जगह EVM को ले जाकर बता रहे हैं कि ये मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही में उस ट्रक पर भी लिखा हुआ है कि मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी मोदी वाली? सबको 15 लाख रुपए देने वाली? नहीं। तो फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाली? वो भी नहीं। तो फिर किसानों की इनकम दोगुनी करने वाली? वो भी नहीं। ओ, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, वो वाली गारंटी? ये मेरा सवाल ECI से है। ECI तो अड़ा हुआ है कि EVM से ही चुनाव करा कर रहेगा और ये मोर्चा उसकी इस जिद को तोड़ पाएगा या नहीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो EVM को देश से हटाए बिना भी उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। बस कुछ मेजर चेंजेस करने होंगे और उसके बाद EVM भरोसे के लायक बन सकता है। सबसे पहला बदलाव EVM की डिजाइन में लाना होगा। अभी बैलेट यूनिट से जब कोई किसी पार्टी को वोट देता है तो पहले वो मैसेज वीवीपैट पे जाता है और फिर वीवीपैट उस मैसेज को कंट्रोल यूनिट तक भेजता है और वहां जाके वो रिकॉर्ड होता है। हमने पहले भी देखा है कि वीवीपैट चाहे तो हमें वही मैसेज दिखाए जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन आगे जब वो कंट्रोल यूनिट में मैसेज भेजता है तो वो उसमें क्या भेजता है वो उसी को पता है। पर इसे बदलने का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले बैलेट यूनिट को रखा जाए, फिर कंट्रोल यूनिट को रखा जाए और फिर वीवीपैट को रखा जाए। अब इससे क्या होगा, जब आप बैलेट यूनिट पे पार्टी ए को वोट करोगे तो इसी चीज को कंट्रोल यूनिट रिकॉर्ड करेगा और यही मैसेज वो वीवीपैट के पास भेजेगा और फिर वीवीपैट वही पर्ची दिखाएगा जिसे वोट रिकॉर्ड हुआ है। मौजूदा प्रोसेस के अलावा ये वाला प्रोसेस फुल्ली इंश्योर करता है कि फंडामेंटल एक्ट फुलफिल हो, यानी मेरा वोट उसी को जाएगा जिसे मैंने वोट दिया और उसी को रिकॉर्ड होगा जिसे मैंने वोट दिया। इसलिए यहाँ पर कोई भी गोलमाल होने के चांसेस नहीं रह जाते हैं। दूसरा बदलाव यह है जो करना है कि बजाय 7 सेकंड तक पर्ची दिखाने के वो पर्ची वोटर के हाथ में दे दी जाए और वोटर उस पर्ची को जाके बैलेट बॉक्स में डाल दे। बाद में 50% काउंटिंग इन पर्चियों से हो और 50% कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हुए वोटों से। और क्रॉस चेक करने के लिए दोनों के रिजल्ट्स को भी मैच किया जाए ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना बचे और ना कोई ECI पे उंगली उठाए। अगर ECI इन चेंजेस को ले आता है तो सिस्टम और भी ट्रांसपेरेंट बन जाएगा और हम EVM की एक्यूरेसी भी चेक कर लेंगे और फिर किसी को ये डाउट भी नहीं रहेगा कि उसका वोट सही आदमी को पड़ा है या नहीं। इतना ही सिंपल है। ये हो गए हार्डवेयर के लेवल पर चेंजेस और सॉफ्टवेयर की ऑडिटिंग के लिए भी एक चेंज लाना पड़ेगा और ये वो है कि उस सोर्स कोड को एक इंडिपेंडेंट बॉडी ऑडिट करे और जो भी रिजल्ट्स आए उसे पार्लियामेंट में भी बताया जाए और साथ में देश की जनता को भी बताया जाए, क्योंकि ये जानना हर वोटर का अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां पे EVM से इलेक्शन कराए जाते हैं वहां पर भी इस सोर्स कोड को एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही ऑडिट करती है और उसे चुनाव से पहले कराया जाता है ताकि सबका भरोसा उस EVM मशीन पर बना रहे। फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर इससे ECI को तकलीफ क्या होती है? कहीं उसे डर तो नहीं है कि ऑडिट की वजह से कुछ ऐसी चीजें बाहर आ जाएंगी जिससे उसकी बदनामी हो जाएगी? खैर, बदनाम तो वो यूं भी हो ही चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं है ये सॉल्यूशंस मैंने बैठकर सोचे हैं, बल्कि ये सॉल्यूशंस एक्सपर्ट्स ने बार बार दिए हैं, लेकिन ECI मानने को तैयार ही नहीं है। चाहे अपोजिशन हो या जनता, वो चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन ECI किसी की सुनने को ही नहीं तैयार है, क्योंकि वो वही करेगा जैसा उसे करने के लिए बोला जाएगा। इसका मतलब तो यही निकलता है, मे बी ECI वही करना चाहता हो जो उसे सही लग रहा हो और वीवीपैट से पर्ची निकालने वाला सोल्यूशन जो था वो अपोजिशन ने खुद ECI को दिया है। और आपको हंसी आएगी ये सुनकर कि ECI ने इसके जवाब में क्या कहा था। ECI ने जवाब दिया था कि अगर हम पर्चियों से काउंटिंग कराना शुरू करेंगे
तो उसके रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब ईसीआई के लिए इलेक्शंस के रिजल्ट्स जल्दी आना ज्यादा जरूरी हैं, बजाय इसके कि वो रिजल्ट्स फुल एक्यूरेसी के साथ हों। और एक बार को चलो मान लेते हैं कि पर्चियों से काउंटिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि कौन आदमी है जो इंतजार नहीं करेगा। देश की सरकार चुनने के लिए वोट दिया है, कोई फल सब्जी नहीं ले रहे हैं जो हमें तुरंत चाहिए। रिजल्ट्स देर से आए लेकिन फुल एक्यूरेसी के साथ हों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि रिजल्ट्स जल्दी आ जाएं। अब ये कहो तो ईसीआई के पास जवाब होता है कि पर्चियों को काउंट करने में पैसा बहुत खर्च होगा, इसमें मैन पावर बहुत इस्तेमाल होगा, एरर होने के भी चांसेस हैं, और फिर पर्चियों के लिए पेड़ों की भी कटाई करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट ईसीआई के पास हर बहाना है, और बहाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कागज तो हम ऐसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वीवीपैट उसे शो कर सकता है तो काउंट क्यों नहीं कर सकता। और एरर होने वाली बात बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि जब पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या सारे रिजल्ट्स एरर से ही आते थे। दोस्तों साफ है कि ईसीआई अपनी मनमानी करना चाहता है, क्योंकि इन बदलावों को लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई करोड़ों रुपए नहीं खर्च होंगे। उल्टा अगर ईसीआई इन बदलावों को लाता है तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी, लोगों को भी उस पर भरोसा होगा। पर शायद कुर्सी पर बैठे लोग ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए ईसीआई भी ये नहीं करना चाहता है। अब ये सब देखकर तो यही लगता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए जनता के हाथ में पावर होने का दावा करती है, क्योंकि पावर जिनके हाथ में है वही तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जनता जाए भाड़ में। अब ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं, और इन बदलावों को ईसीआई को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।